আপনাদের সাথে অন্য টিভির সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান কড়া কথা সোজাসুজি উইথ অঙ্কিত। প্রতি সপ্তাহে আমাদের এ সপ্তাহের অনুষ্ঠানেও রয়েছেন এক বিশেষ অতিথি। এ সপ্তাহে যিনি আমাদের সাথে রয়েছেন তিনি একদিক থেকে দেখতে গেলে কিন্তু আজকে আমাদের বিদেশের অতিথি। আজ আমাদের সাথে যিনি রয়েছেন তিনি বিশিষ্ট পরিবেশ কর্মী এবং নেপালের যুব আন্দোলনের নেতা শ্রী অভিনব চৌধুরী। অভিনব চৌধুরীর সাথে আসুন পরিচয় করিয়ে দিই আপনাদের সকলে। अभिनव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और अंकित जी, आपको और अन्नो टीवी जिसने हमें ये मौका दिया हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपना अंतर्वार्ता दे सके। थैंक यू। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था, कैसे शुरुआत हुई थी आपकी स्कूलिंग की और ये सब चीजें, और उस टाइम का नेपाल कैसा था, ये भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे इसी क्वेश्चन के थ्रू। बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज दिए हुए हैं, पर ये पहली बार मुझे एक क्वेश्चन आया है जो मेरे बाल्यकाल कैसा गुजरा। तो मैं एक राजविराज करके शहर है नेपाल में, जो ईस्टर्न साइड में पड़ता है नेपाल के, और जो राजविराज है वो नेपाल इंडिया बॉर्डर के सुपौल डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर साइड में है। तो मैं राजविराज से ही स्कूलिंग करा। मैंने मेरा 10th क्लास तक मैंने यहीं पे पढ़ा हुआ था। मेरे पिताजी एडवोकेट हैं और मेरी माताजी पॉलिटिशियन हैं। वो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की नेत्री हैं और वो पहले इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी रह चुकी हैं नेपाल गवर्नमेंट की। तो मैंने 10th क्लास तक यहीं तक पढ़ा। मैं अपने ज़माने में, अपने बाल्यकाल में पढ़ाई में ठीक-ठाक ही था। मेरा अच्छा मार्क्स आता था। मैं अपने क्लास का टॉपर भी था और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैंने कॉम्पिटिशन में जीते भी हैं। और फिर पढ़ाई में अच्छे रहने के साथ-साथ मेरा और सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं शुरू से ही मेरे अंदर एक सोशल वर्क का जो है सो जुनून था। मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता था। उसके बाद मैं 11th-12th करने काठमांडू गया। काठमांडू में हिमालयन व्हाइट हाउस कॉलेज में मैंने मेरा 11th-12th किया। मैंने साइंस बायोलॉजी मेजर्स लेके वहाँ पे पढ़ा क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। उसके बाद मैंने बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी फाइट किए। फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में खड़ा नहीं उतर पाया, कुछ मार्क्सों से मैं स्कॉलरशिप नहीं ले पाया और फिर मैं मॉस्को गया एमबीबीएस करने के लिए। फिर मॉस्को में कुछ साल रहने के बाद थोड़ी ऐसी घटना घटी जो मुझे एमबीबीएस ड्रॉप आउट करके फिर नेपाल वापस आना पड़ा। मैं तभी बहुत फ्रस्ट्रेट था। फिर भी नेपाल के एक तभी छोटी कम्युनिस्ट पार्टी, एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया। फिर वो उसमें मैंने अच्छा करते-करते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था। आपने एमबीबीएस क्रैक किया था, आपने मॉस्को में गए एमबीबीएस करने के लिए, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स की ख्वाब होता है, उनके लिए एक ड्रीम होता है कि हाँ जी हम बाहर जाके पढ़ेंगे। वहाँ पे आपको मौका मिला, आपने पढ़ने के लिए गए, जो भी कुछ हुआ हो जिसके लिए आपका पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाया, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में कैसे स्विच किए, पॉलिटिक्स में कैसे आपका कनेक्शन जुड़ गया? वही तो मैं ड्रॉप किया अंकित जी। मैंने अपना, चूंकि मैंने आपको बताया जो मॉस्को में कुछ कारणवश मैंने ड्रॉप कर दिया मेरा एमबीबीएस का पढ़ाई बीच में ही, और यहाँ पे वापस आया। मैं डिप्रेस था और मैंने बताया आपको जो मेरे माँ और पिताजी दोनों कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने समझा जो ये इसका डिप्रेशन, या बताइए ये जो डिप्रेस्ड है, इससे अच्छा ये पॉलिटिकल इसको ज्वाइन किया जाए ताकि बहुत सारे लोगों के बीच में रहेगा, इसका
एक कॉज के लिए भी फाइट करेगा। फिर मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और उन्होंने ही मुझे मेंबरशिप दी, वो नेपाल नेशनल स्टूडेंट फ्रंट का मेंबरशिप उन्होंने ही दिलाया और फिर मैं वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करना शुरू करा। कुछ दिनों बाद मुझे वहाँ पे फॉरेन डिपार्टमेंट का एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिला। उससे मैं और भी उत्साहित होके बहुत सारे देशों के साथ, बहुत सारे देशों के प्रगतिशील प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट के साथ में, लेफ्टिस्ट स्टूडेंट फ्रंट के साथ में मैंने कम्युनिकेशन शुरू करा। मेरा कम्युनिकेट नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। मैंने क्यूबा के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से, वियतनाम के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिया, बांग्लादेश, सारे जगह के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से मेरा नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होते जा रहा था। और फिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद में मैंने यूथ ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करा। अभी मैं पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ भी हूँ, उतना ज़्यादा क्रियाशील नहीं हूँ, फिर भी मैं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ अंकित जी। और मैंने, मेरा जो स्टूडेंट और यूथ का जो स्टेज था वो काफ़ी सुखद रहा। मैंने बहुत कुछ सोसाइटी के बारे में, मैंने बहुत कुछ देश के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में मैंने वहाँ पे स्कूलिंग करा, क्लास ली और मुझे बहुत सारे चीज़, समाज की जो विकृतियाँ हैं, समाज की जो छोटे-छोटे चीज़ है जिससे लोग पीछे पड़ते हैं, समाज में जो गरीबी है, समाज में जो पीड़ा है, समाज में जो उत्पीड़न है, उसके बारे में मुझे जानने की मौका मिला। अंकित जी। जैसा कि आपने बताया कि आपने यूरोप और एशिया की बहुत सारे कंट्रियों में जो यूथ आंदोलन जो चल रहा था, जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ आपका एक अच्छा खासा लिंक बन चुका था। तो उसके थ्रू अपने हमारे पास एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो ज्यादातर सेकुलर कंट्रीज में अपना काम करते हैं, वहीं पे उनका जो है जो अच्छे देश है जहाँ पे सेकुलरिज्म है वहीं पे उनका काम है। जहाँ फंडामेंटल कंट्रीज है, जहाँ पे इस्लाम कंट्रीज जो है, इस्लामिक कंट्रीज या फिर जो हिंदू राष्ट्र है, वहां पे उतना कम्युनिस्टों की काम उतना हो नहीं पाता, वो वहां पे अपना काम उतना कर नहीं पाते, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत सारे कंट्रीज की कम्युनिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ या स्टूडेंट विंग के संग रहा है। अनुभव क्या है, क्या ये सच्चाई है या फिर हर जगह कम्युनिस्टों ने अपना दे, काम करते जा रहा है? देखिए अंकित जी, जब जो आपने क्वेश्चन करा उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नेपाल। नेपाल में 85% से ज़्यादा लोग हिंदू हैं, फिर भी यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी जो है सो कम्युनिस्ट पार्टी को मिला हुआ है। तो ये एग्जाम्पल बताती है, जो कोई कंट्री जैसे जिस देश में ज़्यादा हिंदू हो या जिस जिस देश में ज़्यादा मुसलमान हो या बताए क्रिश्चियन हो, उस देश में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं हो सकती है, वो संभव नहीं है। एक्चुअली कम्युनिज्म का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है। वो लोगों से, लोगों को बीच में जोड़ना चाहता है, देश से गरीबी हटाना चाहता है, लोगों को एक्सप्लॉयटेशन से बाहर निकालना चाहता है। जो लेबर कम्युनिटी है, जो मजदूर किसान लोग हैं, उनके आगे बढ़ने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहीं पे भी कम्युनिस्ट पार्टी काम करती है। अगर सच्चे दिल से ये इश्यूज के लिए बेस्ड होके काम करा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकती है। आप बताइए, जो आपने बताया, बहुत सारे देशों में अभी स्वाभाविक रूप से लोग, जो पुअर कम्युनिटी के लोग भी हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो भी कैपिटलिस्ट के ही एकदम से दलाल हो गए हैं। वो भी कैपिटलिज्म को ही मानने लगे हैं। वो जहां तक उनके चेतना की अभाव में वो अभी अपना क्रांति को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो यूरोप जैसे देशों में भी, अमेरिका जैसे देशों में भी कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे लेफ्टिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो रूलिंग पार्टी नहीं होके आगे आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया में एक जो मूवमेंट चल रहा है, जो कैपिटलिस्ट लोगों का, जो कम्युनिज्म को हटाया जाए। आपने देखा रिसेंटली अमेरिका में भी एक डिसीजन हुआ, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को वो नहीं चाह रहे हैं, जो मतलब मेंबरशिप दे या अमेरिका में रेसिडेंट का वो मौका दे। तो ऐसा कोई बात नहीं है, जो मतलब सेकुलर कंट्री में ही कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्ट कर सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी वेरेवर कैन एग्जिस्ट, बी इट आप जो मतलब जो कम्युनिज्म का रियल प्रिंसिपल है उसमें बेस्ड होके जो है सो आप काम करें।
अंकित जी। राइट राइट। और जैसे कि हमारे सामने हम देख सकते हैं बांग्लादेश जैसे देशों में, पाकिस्तान जैसे देशों में, वहां पे भी कम्युनिस्ट पार्टी अपना काम करे जा रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि खाली और नेपाल की बात आपने जोड़ा, मैं हाँ इसी यहीं से एक और जगह में जाना चाहूंगा। नेपाल जो है 250 साल से, हमें जितना पता है, अगर कहीं गलत हो तो आप करेक्ट कर देना प्लीज, 250 साल से नेपाल में राजतंत्र रहा है। वहां पे राजाओं की शासन चला है। और उसके बाद नेपाल की, हमें जितना मालूम है, नेपाल की कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं है। मतलब नेपाल पहले से लेके आज तक कभी भी किसी के अंडर नहीं रहा। नेपाल वॉज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक राजतंत्र से आज के डेट में डेमोक्रेसी में लाना, और उस डेमोक्रेसी में कम्युनिस्ट पार्टी को क्षमता में जाना, कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता हासिल करना, ये जो टोटल जो जर्नी था, आपके अनुभव में वो कैसा था? अगर आप बहुत क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी आप अगर थोड़ा सा बताएं उस बारे में कि ये हाँ स्ट्रगल कैसा अंकित था जी। एक राजतंत्र से लेकर के। या जी। हाँ मतलब नेपाल में जो आप 250 साल से राजा की बात कर रहे हैं, वो राजा राजतंत्र था यहाँ पे, पर फिर भी कुछ राजा ऐसे थे जो प्रोग्रेसिव थे, जो चाहते थे जो पब्लिक का भी मतलब मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो उन्होंने, कुछ राजाओं ने भी एजुकेशन मूवमेंट को शुरू किया, कुछ जो समाज में कुरीतियां थी उनको हटाने की भरपूर कोशिश की उन्होंने। पर ये जो मतलब आप जो ये जर्नी की बात कर रहे हैं, फ्रॉम फ्रॉम मोनार्की टू जो अभी जो रिपब्लिक गवर्नमेंट है, रिपब्लिक डेमोक्रेसी है हमारा, तो ये नेपाल के लिए काफी स्ट्रगल भी रहा, क्योंकि अपने देश के अंदर में संघर्ष करना आपको बहुत आसान भी नहीं होता है। कभी कभी कहीं पे बहुत आसान हो जाता है, कहीं पे स्ट्रगल जो है सो बहुत प्रॉब्लम भी खड़ा कर देती है। नेपाल में ये रिपब्लिक जो हो पाया वो माओइस्ट मूवमेंट के चलते जो है सो ये हो पाया। जो नेपाल में माओइस्ट पार्टी थी, जो प्रचंड के लीडरशिप में जो पीपुल्स वार किया उन्होंने, वो उसके बाद में वो चाह रहे थे, जो वो उनके स्ट्रगल के कारण से आज हमारे देश में फेडरल रिपब्लिक गवर्नमेंट है, फेडरल रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास में, ना कि मतलब यहाँ पे एक मोनार्की गया और प्रेसिडेंट वाला जो सिस्टम, सेरेमोनियल प्रेसिडेंट वाला जो सिस्टम हमने लाया, रिपब्लिक गवर्नमेंट का, रिपब्लिक डेमोक्रेसी का जो एजेंडा, तो ये स्ट्रगल में काफी सारे यूथ का जो है सो, बहुत सारे यूथ का अहम रोल रहा। फिर महिलाओं की इसमें बहुत ज्यादा ही रोल रही। जब जब कोई भी परिवर्तन हुआ, जब जब कोई भी आंदोलन हुआ इसके लिए, तो महिलाएं और युवाएं इसमें बहुत ही ज्यादा अपना अपना तवर से कंट्रीब्यूशन दिए हुए हैं। जो शासक हैं, जो देश के जो आप जो राजाओं थे उनमें मैंने आपको पहले भी कहा, सब राजा खराब ही नहीं थे, पर कुछ राजाओं चाह रहे थे जो वो पावर उनका सेंट्रिक रहे, वो पब्लिक को पावर नहीं देना चाह रहे थे। तो ये स्ट्रगल रहा, और इसमें नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी सब मिलके ये स्टैब्लिश किए हैं। पर जो मेन क्रेडिट जाता है ये माओइस्ट वार को जाता है कि उन्होंने 20 साल लंबा पीपुल्स वार करके और इसको जो है, जो ये देश को ये स्टेज तक पहुंचाया, जो इलेक्टेड एमपीज आके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर अभी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। इंक्लूजन मेन एजेंडा है, मतलब यहाँ पे सब जो नॉन माइनॉरिटीज के लोग भी हैं, माइनॉरिटीज के रिलीजन के लोग भी हैं, उनको भी मतलब रिजर्व सीट्स हैं, वुमन को रिजर्व सीट्स दिया हुआ है। तो सब जो समाज में जो नीचे तबके के थे, जो गरीब तबके के लोग थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, उन्हें भी आज मौका मिल रहा है, जो वो पार्लियामेंट में जाके उस अपने पिछड़े हुए उत्पीड़न भी हो रहे हैं। देखिए नेपाल की जो राष्ट्रपति है वो महिला है। आज अगर ये मूवमेंट ना हुआ रहता तो ये पिछले 7-8 साल से राष्ट्रपति हुई हैं नेपाल में, तो ये अगर मूवमेंट ना हुआ होता तो आज ये संभव ना होता, जो एक महिला राष्ट्रपति के कुर्सी में जाके बैठ पाती और देश
को एक गार्जियनशिप का मौका दे पाते हैं। राइट। मैं यहाँ पे एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जितना हमें मालूम है 1768 में राजा पृथ्वीनारायण शाह उन्होंने नेपाल में राजतंत्र की शुरू की। वो लाया आपने एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे, कुछ नेटवर्क जो प्रॉब्लम के चेंज कारण से मैं पूरा आया एम आई ऑडिबल अंकित जी, आप सुन रहे हैं हमें? अंकित जी आप अनम्यूट करेंगे थोड़ा सा? हाँ जी। अभिनव जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? हाँ, अब अभी सुन रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था कि नेपाल की जो राजतंत्र की जर्नी शुरू हुआ था 1768, उस टाइम से ही नेपाल एक हिंदू किंगडम था, द हिंदू किंगडम ऑफ नेपाल। और उसके बाद ये जो आपने आज रिपब्लिकन डेमोक्रेसी की बात की, यहाँ पे तो ऐसा कोई हिंदू राष्ट्र तो अभी नेपाल नहीं है। तो क्या ये चेंज कम्युनिस्ट पार्टी ने लाया ये, या फिर ये चेंज शुरू हो गया था पहले से ही, इसका प्रोसेस चालू हो गया था? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इसमें दो फैक्टर्स ने काम किया अंकित जी। एक तो नेपाल में जो राजा थे उनको जो है सो विष्णु का अवतार, जो भगवान विष्णु हिंदू धर्म में है उसका अवतार जो है सो माना जाता था। तो बेसिकली जो और हिंदू उनका पूजा कंट्री भी था, किया जाता था घर घर में, हाँ उनका हाँ, पूजा घर भी घर होता में, था घर। हाँ, तो विष्णु का अवतार माना जाता था उनको, यो हिंदू कंट्री के वो संरक्षक मानने जाते थे। तो ये हिंदू कंट्री वाला जो सेकुलर वाला कंसेप्ट था वो माओइस्ट मूवमेंट से ही आया। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट का जो मूवमेंट था, उन्होंने एक रखा था जो ये देश सेकुलर भी हो। उनका जो वो पीस एग्रीमेंट में आए थे, पीस अकॉर्ड बनाए थे, तो फिर उन्होंने ये एग्रीमेंट रखा था जो नेपाल सेकुलर कंट्री हो। तो इसमें सारी पार्टियां जो एग्री की हुई थी। कुछ कांग्रेस के लोग वो मान नहीं रहे थे, वो अभी भी कभी कभी ये बात उठाते हैं जो कल्चरल मोनार्की करा जाए, क्योंकि जो लास्ट राजा थे उनका जो ग्रैंडसन है, उनके लिए वो कभी कभी कुछ नेता कहते, पर दैट पार्टी इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ सेकुलर रेजिम। तो ये संभव हो पाया माओइस्ट मूवमेंट से ही। दूसरा, अगर राजा को आप निकालते हैं, राजा को जब हटाया गया, तो राजा हटाने के बाद ऑटोमेटिकली ये हिंदू कंट्री नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू कंट्री के संरक्षक उनको माना जाता था। तो दे बेटर थॉट दैट ये सेकुलर कंट्री हो जाए। फिर जो मुस्लिम लोग हैं यहाँ पे, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो बौद्धिस्ट लोग हैं और धर्म के जो लोग हैं, उनको भी ये कंट्री अपना जैसा लगेगा, और वो इस कंट्री में प्रोस्पेरियस लाने का एक अच्छा ये हो सकता जी है जी, डेवलपमेंट देश करने का। हित तो में इसके वो भी लिए काम कर पाए, हाँ, कर तो पाएंगे। इसीलिए सेकुलरिज्म, सेकुलर कंट्री पे जो है सो सब पार्टी, ऑल पार्टीज एग्रीड, एंड देन दे मेड इट
सेकुलर कंट्री, फिर भी कभी कभी आवाज उठती रहती है जो इस देश को हिंदू कंट्री बनाया जाए, जो प्रो किंग का पार्टी है, किंग नहीं है फिर भी उनको समर्थन करने वाला एक पार्टी है, एक दो पार्टी है यहाँ पे। और फिर हिंदूवादी इश्यूज को भी अपना मैनिफेस्टो में रख के कुछ पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं यहाँ पे। वो अभी भी डिमांड कर रहे हैं जो नेपाल में हिंदू कंट्री को रीइंस्टेट किया जाए, पर अभी कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया है तो मुझे नहीं लगता है ये कोई भी प्रकार के मूवमेंट से ये संभव हो पाएगा अंकित जी। अभिनव जी, जो आपने बताया उससे ये बात तो क्लियर है कि नेपाल की आज की जो नेपाल है उसके लिए नेपालीज जो माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है उनका बहुत बड़ा एक काम उसके पीछे रहा है। बट आज की डेट में इंडिया की पर्सपेक्टिव से जैसा देखा जाता है कि माओइस्ट मतलब खतरा है देश के लिए, ऐसा एक देखा जाता है हमारे देश के अंदर। आपके देश के अंदर कैसा है? क्योंकि हमारे नजर में, हमारे देश में जो दिखाया जाता है कि माओविस्ट मतलब वो लोग खून खराबा करते हैं, वो देश के लिए कोई काम नहीं करता है, दे आर द थ्रेट फॉर कंट्री, ऐसा दिखाया जाता है हमारे देश के अंदर। नेपाल में कैसा है? देखिए, नेपाल में भी जब पीपुल्स मूवमेंट के तहत में जब माओइस्ट अंडरग्राउंड थे, तभी वो आर्म्स लेके मूवमेंट में थे, अंडरग्राउंड में थे। कई कई जगह पे वो पुलिस के जो ऑफिसेस हैं उनको टारगेट करते थे, कुछ लोगों को फंड्स के लिए वो मार भी देते थे, जो उनके अगेंस्ट में था उनको मारते भी थे। तो ये जो हमारा जो नजरिया है, कभी कभी जो एक हम अगर रिवोल्यूशनरी है तो कोई आदमी, दूसरा आदमी हमको टेररिस्ट भी देखते हैं। तो ये आपके चश्मे का पावर पर डिपेंड करता है, हाउ यू सी इट। पर नेपाल के उस समय में नेपाल में माओइस्ट को भी बहुत ही जगह पब्लिक ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था। इवन आफ्टर फर्स्ट इलेक्शन माओइस्ट को लगभग मेजोरिटी जो है सो पब्लिक ने देके उनको पार्लियामेंट में पठाया हुआ था। पार्लियामेंट में उनका बहुत सारा एमपीज वगैरह थे, पर वो पार्लियामेंट में जाके और गवर्नमेंट में जाके अच्छे काम नहीं कर पाए, इसके लिए उनका क्रेज जो है तो घटते गया धीरे धीरे। पर अभी फिर से आ गया है। पीपल दे ट्रस्टेड देम, गेव देम 2/3 मेजोरिटी व्हेन दे ज्वाइंड विद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल। अभी वो है, पर न जाने बहुत सारा रोग है जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अगर लीडरशिप में पहुंच जाए, अगर गवर्नमेंट में पहुंच जाए तो कभी कभी अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा, जो प्रिंसिपल्स आर गुड, आइडियोलॉजी इज गुड, बट इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी पुअर। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जो काम होना चाहिए, जिस वर्क के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस वर्क के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उस वर्क के लिए आपको निरंतर काम करना पड़ेगा। आप कहीं पे भी वहां से अगर चुकेंगे तो पब्लिक आर इन मूड ऑफ चेंजेस। पब्लिक आपको हमेशा ही ताज पहनाए रहेगी, वो संभव नहीं है अंकित जी। तो जी, इंडिया आपकी बात में सही है। मतलब फर्क। हाँ। जो आपने जो आपने कहने की कोशिश की कि जो आइडियोलॉजीज है उस पे जो काम है वो निरंतर होते जाना चाहिए, और नेपाल में शायद वही अभी हो रहा है। जैसा हमें मालूम है कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी आज के डेट में जो है, जो सत्ता में है, वो बहुत सारे पार्टीज का एक मिला जुला सरकार है। तो उसमें जो बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टीज नेपाल में थे, शायद 10-12 कम्युनिस्ट पार्टीज होंगे, वो सारा आज एकजुट होके नेपाल की सत्ता में है। आप मुझे एक बात बताइए कि कम्युनिस्ट के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी बहुत सारे अपना डिबेट्स होता है, और उसमें हर एक का काम करने की तरीका अलग अलग होता है। जो आप आज नेपाल में देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं आज की डेट में नेपाल में, वहां पे आपको क्या लगता है कि ये जो सब पार्टीज मिल के काम कर रहे हैं, इसमें तालमेल का कोई कमी तो नहीं है? सब ठीक ठाक चल रहा है? क्या कहेंगे आप? नहीं, तालमेल का कमी तो आपने खुद ही क्वेश्चन का आंसर भी दिया। जो अलग अलग आइडियोलॉजी से आए हैं, कोई मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से आए हुए हैं, कोई लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी से आए हुए हैं, कोई माओइस्ट आइडियोलॉजी से आए हुए हैं। तो फर्क है, काम करने की शैली में भी फर्क है और सोचने की शैली में भी फर्क है। पर फिर भी अगर आप
पब्लिक के वेलफेयर की, जनता का भलाई हो, जनता सुखी रहे, जनता खुशी रहे, तो अब आपको अपने घर के अंदर ही अपने झगड़े को एक ही निकल पाएगा। सब लोग मिलते हैं तो अपना अपना विचार, पर जो डिसीजन होता है वो डिसीजन मेजोरिटी में होता है, और जो माइनॉरिटी का जो विचार है, जो माइनॉरिटी का विचार आता है मीटिंग्स में भी, उसका आपको सम्मान करना है, तभी जाके वो चेक एंड बैलेंस होके रहता है। और नेपाल में भी अभी चेक एंड बैलेंस करके ही वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। विवाद टाइम टू टाइम, कोई समय समय पे विवाद आ रहा है, समय समय पे क्योंकि बड़ी पार्टी है, बड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर है, तो सबका अपना अपना सबका अपना अपना विचार है, तो विचार की क्लासेस होते रहते हैं। पर द मेन थिंग इज दैट आपको पब्लिक ने भेजा है, जो आप पब्लिक के वेलफेयर में काम करें, आप विकास करें, आप गरीबी का दूर करें, आप जनताओं को रोजगार दे, युवाओं को रोजगार दे, अब उनको काम में लगाए, देश की विकास करे, सबको खुशी रखे, किसी को अन्याय ना सहना पड़े, ये मुख्य बात है। तो ये मुख्य हिसाब से ही वो लोग उतना खड़ा नहीं हो पाए, फिर भी दे आर ट्राइंग टू, ये वो प्रयास कर रहे हैं जो जनता के लिए कुछ अच्छा जो है सो काम किया जाए, जनता के लिए जो है सो कुछ अच्छा व्यवस्था किया जाए, इन पे लगे हुए हैं। पर ये लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी का तालमेल नेपाल में ज़्यादा मिल नहीं रहा है, तो जो उसके वजह से ये लक्ष्य के हिसाब से वो लोग अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि नेपाल के जो युवा विकास केंद्र है, यूथ डेवलपमेंट सेंटर है, उसका शुरुआत आपके हाथों से हुआ था। वहां पे आपने उस जो आपने युवा विकास केंद्र जो आपने बनाया, उसका लक्ष्य क्या था और कैसे उसका सोच आपके दिमाग में आया, ये अगर आप बताएं। नहीं अंकित जी, ये मतलब मैं उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, युवा विकास केंद्र से। अभी तकरीबन 5-6 बरस हुआ मुझे इसमें जुड़े हुए। पर इसके असली जो इसके ब्रेन चाइल्ड है, ये अरुण खड़का जी का ब्रेन चाइल्ड है, और मैं उनको बहुत अच्छी से मानता हूँ, क्योंकि वो निरंतर अभी 12-13 वर्ष हो गया समाज के लिए वो कंटिन्यूसली दे रहे हैं। वो वॉलंटियरिज्म पे अपना एक्सपर्टीज जो है सो निरंतर वॉलंटियर के रूप में अभी काम कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे भी सब जो एकदम से त्रास में थे, तभी उन्होंने सभी युवाओं को मोटिवेट किया, जो अभी के टाइम में हम युवाओं को मेन स्ट्रीम में आके, जो लोग एकदम से फंसे हुए हैं, जो लोग एकदम से समस्या में हैं, उनको हमें हेल्प करना चाहिए करके उन्होंने इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर बनाया। एक्चुअली ये उनका कंसेप्ट आया कैसे, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो वो युवा के सेक्टर में ही काम कर रहे थे, तो उनको लगा जो क्यों ना एक ऐसा सेंटर बनाया जाए जहाँ पे सब युवाएं बैठ के अपना अपना आइडियाज लाएं, वहाँ पे अपना अपना क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज ला के फिर हम उसको कोई अच्छा आइडिया हो तो उसको हम इम्प्लीमेंट करें, वो उसको सामाजिक उद्यमशीलता पे लगाएं। तो वो एक सेंटर है जहाँ पे जो आज के इनोवेटिव यूथ हैं वो आते हैं, अपना आइडियाज बताते हैं, समाज के प्रॉब्लम्स बताते हैं, समाज की समस्या रखते हैं, वहाँ पे सब मिलके वो समस्या को कैसे समाधान करना है उस पर भी छलफल होती है, और कॉमन इफोर्ट से अपना इनिशिएटिव्स लाके उसको वॉलंटियर तरीके से उस समस्या का समाधान करते हैं। तो वो एक सेंटर है जहाँ पे हमने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है डिस्कशन के लिए, ताकि कॉमन प्रॉब्लम्स का कॉमन सॉल्यूशन हम ला सके। तो इसी से वो युवा विकास केंद्र का आइडिया आया है। वहाँ पे हम युवाओं के बीच में बातचीत का माहौल बनाते हैं, युवाओं के बीच के आइडियाज, विचार के आदान प्रदान का एक संगम स्थल है। वहाँ पे लोग जनरली अपना अपना विचार रखते हैं, और इसीलिए हमने युवा विकास केंद्र बनाया है, जो समाज में रहे समस्याओं को हम समाधान कर सकें। अंकित जी, तो अभी जो आप काम करते हैं, आपका एक टारगेट है, हमको जितना मालूम है कि आप चाहते हैं कि सार्क में जितने भी कंट्रीज है उनके युवाओं के अंदर एक कॉमन प्लेटफॉर्म लाया जाए, उनके अंदर जो सोच है उसका एक्सचेंज हो, थॉट्स की एक्सचेंज हो, आइडियाज की एक्सचेंज हो, और
सब मिलकर के कुछ अच्छा कर पाए। तो ये काम आप कैसे कर रहे हैं और कैसे आप इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, अगर थोड़ा-सा आप बताएँ? देखिए, अभी तो लॉकडाउन हो गया है, मैं पिछले 6-7 महीने से इन फिज़िकल काम नहीं कर पाया हूँ, पर वेबिनार्स से हम बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं। पिछले 4 साल हुआ, मैंने सबसे पहले मेरा अच्छा कनेक्शन बांग्लादेश में था, तो मैंने नेपाल-बांग्लादेश युवा सम्मेलन से शुरू करा था। तो पहले सम्मेलन में भी आपको तकरीबन 60-70 युवाएँ जो है सो आए हुए थे, उसमें पार्टिसिपेट किए। उसके बाद में मैंने उसको थोड़ा-सा इलैबोरेट किया, जो भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल के लेवल से भी इसको हम इसको एक्सपैंड करें। तो तभी के लेवल से हम भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल लेवल से इस पे काम शुरू किए हुए थे। 2-3 कॉन्फ्रेंसेस भी हुए इसके। तो अभी जो है सो हम साउथ एशियन लेवल पे इसको इलैबोरेट करने जा रहे हैं। हमारा पाकिस्तान, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान सारे देश में अपना बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया। हमारे सारे देश में अपना-अपना जो है सो हमने टीम खड़ा कर दिया है। अब इसको हमें क्या करना है, जो बी डिजिटल और इन फिजिकल जैसे भी हो, हमें सारे युवाओं को इकट्ठा करके, सारे युवाओं को हर एक देश के युवाओं से जोड़ के, जो सार्क में जो समस्या है, हम जो सार्क साउथ एशियन कंट्रीज के लोग हैं, हमें कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, हम युवाएं एक आपस में कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, और हमारे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे साउथ एशिया में आप देखिए पुबर्टी बहुत बड़ी समस्या है, दूसरा क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी समस्या है, तीसरा डिजास्टर का समस्या है हमारा, चौथा जो हमारे जो सोशल टैबूज है, जो सोशल प्रॉब्लम्स है, जैसे चाइल्ड मैरिज वाला इश्यूज वगैरह। तो साउथ एशिया में इस इश्यूज पर यूथ आके इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, जो समस्याओं को समाधान करने के लिए। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, आपको वेस्ट बंगाल से दीपक राय जी हैं, और फिर आसिफ रहमान जी है, बांग्लादेश से, श्रीलंका से दिमुतु दालुवाते जी हैं, फिर सोनम दर्जी है वहाँ से, भूटान से, अफगानिस्तान में अहमद जी हैं, पाकिस्तान में हमीद जी हैं, मालदीव में ईराना जी हैं। तो मतलब सब लोग जुटे हुए हैं, और हम इस पे बहुत जल्दी काम करने जा रहे हैं। इस पे सबसे पहले हम नेपाल में इसका एक गैदरिंग करेंगे, जब भी ये कोरोना का थोड़ा-सा ईज़ हो जाए। और अभी जो है सो जब तक कोविड-19 खत्म ना हो जाए, हम सोचे हैं जो पब्लिक हेल्थ पे ही टुगेदरली काम करें, ताकि इस कोविड-19 के सिचुएशन से हम उभर के बाहर आ सकें, क्योंकि ये आज के दिन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रखा है, बोल चुके हैं। हम अपना गवर्नमेंट को दबाव के रूप में एक स्ट्रॉन्ग यूथ अलायंस बनाएंगे, जो पब्लिक हेल्थ पे स्ट्रांगली काम कर सके, कोई लापरवाही ना हो पब्लिक हेल्थ के दृष्टिकोण से। और इसी सेक्टर में यूथ को जो है सो आगे आके हम इस प्रॉब्लम का जो है सो समस्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अंकित जी, इसमें हम आपके जो दर्शक अभी देख रहे हैं, उनको भी हम आग्रह करना चाहेंगे, जो आप अन्ना टीवी से भी जुड़ सकते हैं। अन्ना टीवी हमारा ऑफिशियल पार्टनर है इस यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का। आप अन्ना टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस टीवी के मार्फत से भी हमारी जो कार्यक्रम है, इसको आप निरंतर जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में आप यहीं से सुन सकते हैं, और इस कार्यक्रम के बारे में आप अन्ना टीवी से ही जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक जाना चाहूँगा, एक दूसरे बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे कि हमें मालूम है कि जो बात हमने शुरू में भी बोले थे एक बार, नेपाल हिंदू राष्ट्र था। अब नेपाल की जो हिंदुइज़्म है और हमारा इंडिया की जो हिंदुइज़्म है, इसमें एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस है, क्योंकि हमने जितना हमें मालूम है कि नेपाल में पूजा की थाली में भी अंडा रखा जाता है। तो ये जो चीज़ें, जो एक कल्चरल डाइवर्सिटी, इसको आप कैसे पॉइंट आउट करना चाहेंगे? क्योंकि आपने कई बार इंडिया में आए हैं और काफ़ी सारा देशों में आपने घूमा, तो वहाँ से आपको क्या लगता है, क्या बेसिक डिफरेंसेस है नेपाल की? क्या है यूनिक थिंग्स नेपाल में? थोड़ा-सा अगर बताएँगे। नहीं, अभी जो अंडा वाली बात आपने कही, वो नेपाल में एक कम्युनिटी है, वो जो काठमांडू वैली की कम्युनिटी है, जो उसने एक कल्चर है नेवारी कल्चर करके, तो वो लोग ज़्यादातर वो अंडा चढ़ाते हैं वो भगवान को। तो ये ज़्यादा डिफरेंसेस, कुछ कल्चरल डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी
इंडिया में क्या है, जो अभी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, और फिर वहाँ पे जो ये हिंदू फोर्सेस हैं जो हिंदुज्म के लिए काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा एक्सट्रीम जा रहा है, और नेपाल में हिंदुज्म में कोई एक्सट्रीम नहीं करते हैं। यहाँ पे लोग मुसलमान को भी अपना धर्म नहीं रोकते, जो भी कर पाए यहाँ थोड़ा सा फ्री है। पीपल पब्लिक जो है तो पूरा फ्रीडम अपना एंजॉय करती है। वहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे केसेस हैं पिछले कुछ महीनों में जो भारत में हुए हैं, वो दिल को दहला देती है, जो कैसे करके सरकारी खुद के सरकार के मुखिया लोग, खुद के सरकार के लीडर लोग जो ऐसी तरह से अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। कुछ जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उन पे जो अत्याचार हो रहा है, और फिर काफ़ी जगह पे सुनने को आता है। हम तो काफ़ी डिस्टिंग्विश करते हैं, क्योंकि आजकल मीडिया भी वही कहती है जो सरकार कहती है। तो हम तो एक रिसर्चर हैं, हम फॉलो करते रहते हैं। मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, पर फिर भी जो हम देखते हैं वही कहते हैं। तो इसके लिए इंडिया में जो रिलीजन के नाम पे एक उच्छृंखल चीज़ें हो रही है, वो नेपाल में नहीं होती है। नेपाल में हम नहीं चाहेंगे भी नहीं तो नेपाल में कभी ऐसा हो। हम हिंदू, मुस्लिम और भी रिलीजन के जो भी लोग हैं, वो अपना भाईचारा बनाए रखें, और अब देश को, हमें देश की जो आवाम है उनको अपना समस्या के समाधान से मतलब रहती है। उनको उनका जो बेरोजगारी की समस्या है, उनका जो गरीबी की समस्या है, उस पे ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं उनको। तो हम उस पे ज़्यादा फोकस करें, जो उनको उन तक विकास कैसे पहुँच पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही उनको ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग से लेके और सोशल जो सामाजिक जो मतलब जो फंडामेंटल इश्यूज है, जो फंडामेंटल इश्यूज है, उसी पे अगर सब लोग फोकस करें तो बेटर रहेगा, यही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बेसिक मैं एक चीजें चीज पे। बोलना चाहूंगा जी, 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 मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि नेपाल एक बहुत ही छोटा कंट्री है, और उस पर्सपेक्टिव से उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो भी बहुत वीक था। बट आज की डेट में उसने अपना एक जगह बनाया, और जो डिपेंडेंसीज था बहुत सारे कंट्रियों के ऊपर, स्पेशली इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, धीरे धीरे शायद नेपाल थोड़ा बहुत भी अपना बुनियादी जो अर्थनीति है उनका, उसको शायद थोड़ा सा जोरदार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो क्या बेसिक चेंजेस है जो ये राजतंत्र से लेकर के डेमोक्रेसी में आने के बाद नेपालिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी या नेपाल की करंट गवर्नमेंट ने लाया, जिससे ये चीज होने वाला है या हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मतलब अर्थतंत्र पे उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो रहा है नेपाल, पर फिर भी मैं यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करता हूँ। हैप्पीनेस इंडेक्स के मामला में नेपाल बहुत ही आगे है। देखिए, नेपाली लोग, आप कभी नेपाल भी आएंगे तो यहाँ पे लोग बहुत ही कम कमाते हैं। यहाँ पे जो टीचर्स की तनख्वाह होती है वो तकरीबन 15,000 INR रुपया से शुरू होती है। पर आप भारत में देखिएगा तो शिक्षक की कहीं कहीं पे सैलरी जो है सो 50,000 भी क्रॉस है। 50,000 से शुरू 45,000 40,000 है। पर फिर भी मैंने बहुत बार देखा है वो उसी से खुश नहीं रहते हैं। नेपाल में लोग कम कमाते भी हैं, वो अपने परिवार के साथ में खुशी रहते हैं। वो अपना हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो हाउ टू बी हेल्दी। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में नेपाल बहुत अच्छा कर रहा है। इसका लोगों राज की क्या जो है? इसका राज क्या है? अ, कैसे ये इसका पॉसिबल है? मुमकिन कैसे हो पाया? इसका इसका राज ये है, जो अभी टेक्निकली मैं बता रहा हूँ, जो ये एक नेचुरल कंट्री है। हमारे पास में हिल माउंटेन्स, फॉरेस्ट वगैरह ज़्यादा है, तो टेम्परेचर कूल है, इसलिए लोग कूल हैं। उस टेम्परेचर पे रहते हैं लोग, तो उनका कूल है। और ये
शुरू से ही एक स्कूलिंग से ही आता है। नेपाल में लोग कंटेंट को ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो संतोषम परम सुखम की जो थ्योरी है उस पे ज़्यादा लोग जाते हैं। वो अपना परिवार के साथ में खुश रहना चाहते हैं, वो अपने बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर उनके पास में रात के खाने का भी ना हो तो वो बहुत बौखलाते नहीं। वो मतलब रात को काम चला लेते हैं, पानी वानी खा के भी काम चला लेते हैं, थोड़ा कुछ घर में है तो सुबह फिर काम पे वो निकल जाते हैं, फिर पैसे लाते हैं काम करके और फिर अच्छे से अपना फैमिली में खाते हैं, खुशी-खुशी रहते हैं। और अभी वो चिल्ड्रंस को भी सिखा रहे हैं जो कंटेनमेंट के साथ में रहो, हेल्थ को प्रायोरिटी करो, फूड जो है सो ऑर्गेनिक खाओ और अपना लाइफ को जो है सो हेल्दियर बनाओ और ईमानदारी के साथ में काम करो। अब ये एक फिलॉसफी नेपाल में पहले से ही डेवलप हुआ है और अभी भी चल रहा है। तो मुझे ये चीज़ अपने देश के बारे में बहुत अच्छा लगता है। जो पब्लिक आर वेरी कंटेंट, वो पैसा पैसा करके कभी भी पैसे के पीछे भागते भागते नहीं रहते हैं। उनको कुछ छोटा मोटा भी मिल गया अपने परिवार के लिए, अगर वो 2 वक़्त का उनको रोटी मिल रहा है, बदन ढकने के लिए कपड़ा मिल रहा है और एक छोटा-सा झोपड़पट्टी भी मिल रहा है, तो वो खुशी है। मैं कुछ दिनों पहले अंकित जी एक झोपड़पट्टी में कुछ प्रॉब्लम हो है करके एक लायंस क्लब ऑफ क्रिएटिव यूथ वो राहत दिए हुए थे, तो मैं बाँटने गया था। तो मैंने देखा वो मैं जब दे रहा था, वो लोग लेने के लिए रेडी नहीं थे। वो बोल रहे थे जो हमें हम कमा रहे हैं और खा रहे हैं, हमें यहाँ पे अपना चावल मतलब चावल और दाल को स्टॉक नहीं करना है। अगर आप दे रहे हैं तो हमें शुक्रिया है। अगर हमसे भी ज़्यादा कोई इसकी ज़रूरत है तो आप कृपया उन्हें दे दें कि ताकि उनके घर के जो है सो रात की रोटी बन पाए उनके घर में। तो बताइए झोपड़पट्टी में रहते हुए भी लोग ऐसे सोचते हैं जो हमसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम में है, उनका घर का चूल्हा नहीं जल रहा है तो आप उन्हें दे दो। बताइए इससे ज़्यादा कंटेंट आपको क्या मिल सकता है? तो मैं खुशी हूँ जो हमारे देश में लोग इतना कंटेनमेंट को ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और हमें हमें भी इस बात की खुशी है कि ऐसा एक अच्छा मतलब ऐसे अच्छे जहाँ पे लोग रहते हैं, वो देश हमारे देश की बिल्कुल पड़ोसी है और हमारा जो बहुत है बहुत उनके धन्यवाद। संग रिलेशन जो है एक बहुत अच्छा रिलेशन बना हुआ है। ये हम भी गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ जी, हमारा जी। दोस्त जो है नेपाल, वो इतना अच्छा कर रहा है तो हमें भी कहीं न कहीं बहुत अच्छा महसूस होता है। यहाँ से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि नेपाल की जो आगे बढ़ने की तरीका है, जिस हिसाब से नेपाल आज चल रहा है, आपको क्या लगता है अगले 10 साल में नेपाल कहाँ पहुँच पाएगा? या अगली 20 साल में, 50 साल में नेपाल की क्या एक रूपरेखा हो सकता है बोल के आपका आइडिया क्या बोलता है? देखिए मतलब हमारा जो देश है अभी कोविड को लेके तो हम पूरा पूरा इकोनॉमिक हमारा माइनस में है। आपके देश के भी अर्थतंत्र बहुत ज़्यादा माइनस में है। उससे अच्छा अच्छा सिचुएशन है हमारा। तो कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है लोगों को, जो कैसे करके चलना है इकोनॉमिक में, क्या आपकी इच्छा है और क्या आवश्यकता है। तो लोग आवश्यकता पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जहाँ तक बात है 10 साल में नेपाल की फ्यूचर कैसे होगी, इट डिपेंड्स ऑन द लीडर्स, हाउ द लीडर्स आर गोइंग टू डू। पर मैं अभी के दिन में सबसे ज़्यादा चिंतित हूँ जो हमारे देश के लीडर्स और हमारे देश के जो ब्यूरोक्रेट्स है उनके बीच में अच्छा तालमेल नहीं हो पा रहा है। ब्यूरोक्रेट्स का भी एक अलग तरीका की समस्या है और लीडर्स का भी एक अलग तरीका का समस्या है। पर फिर भी समस्या जितना जटिल है हमें समाधान उसी से निकालना है। तो देश में जो ये डिजिटलाइज हुआ है, जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, इससे जनता ज़्यादा जागरूक है। ट्रांसपेरेंसी के लिए निरंतर गवर्नमेंट को फोर्स कर रही है। लोग लिख रहे हैं फेसबुक में, जो भी नेताओं की समस्या है वो भी लिख रहे हैं, जो उच्च पदस्थ कर्मचारी की समस्या है वो भी लिख रहे हैं। तो ये अच्छा ट्रेंड बैठा है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट ही रहे और देश की आर्थिक स्थिति को गति दिया जाए तो मुझे लगता है 10 साल में नेपाल से सबसे पहले गरीबी हटेगी। गरीबी अगर हटी तो नेपाल के लिए बहुत बड़ा जो है सो ये उपलब्धि होगा। दूसरा,
सबसे बड़ा उपलब्धि होगा अगर 10 बरस के बाद में विकास पहुंच पाएगी, देश घर घर में विकास पहुंच पाएगी, स्कूल्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छा हो पाएगा 10 साल के बाद में, और नेपाल के लोग एकदम से खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे। और मुझे ये भी बात की चिंता है, जिस तरह से जो पूंजीवाद बढ़ रहा है देश में, जिस तरह से लोग नेपालियों के बीच में पूंजी का विकास हो रहा है, जो पूंजी नेपाली लोगों के ऊपर से एक मंडरा रहा है, तो 10 साल में हमें लगता है, हमें डर भी है जो कहीं विकास के नाम विकास होते पर्यावरण की विनाश ना हो। तो क्योंकि नेपाल पर्यावरण में बहुत ही अच्छा है, तकरीबन हम 0 कार्बन कंट्री हैं, हमें कार्बन इमिशन, हमें पानी की, हम जो वाटर रिसोर्सेज में, रिवर्स में हम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में आफ्टर ब्राजील। तो इन्वायरमेंट हो, क्लीन एयर हो, और 10 साल में हम ये सपना देख रहे हो जो नेपाली के घर घर में विकास हो, कोई भी नेपाली को अकाल में मृत्यु वरण ना करना पड़े, कोई भी बच्चे शिक्षा से जो है सो वंचित ना रहे। ये परिकल्पना है मेरी, जो 10 साल में नेपाल तक पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारा चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और जिस चीज़ों में आपने फोकस किया, जो हमें आज की बातचीत से पता लगा कि नेपाल जो बेसिक मुद्दे हैं उन पे काम करना शुरू कर चुका है और एक दिशा के ओर बढ़ रहा है, जहाँ पे बहुत सारी उम्मीद जनता की टिका हुआ है, और एक जनता के संग सत्ता की जो कनेक्टिविटी है, जो तालमेल है, वो कहीं ना कहीं बैठना शुरू हुआ है, जो कि आप चाहते हैं और भी मजबूत हो, और उससे एक बहुत अच्छा नेपाल, एक हंसता हुआ नेपाल आपको देखने को मिले। इस बात के संग हम भी सहमत हैं, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हमारा जो चाह है वो कुछ अलग नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपकी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ दिए। अन्य टीवी के पक्ष से हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और उम्मीद रखेंगे कि नेपाल की जो तरक्की वो बरकरार रहे। और जो बात आपने कहा कि विकास के साथ विकास आए, वो हम सबका मोटो है, हम सब चाहते हैं कि विकास आए, बट उसके कीमत चुकाने के लिए हमें पर्यावरण की विनाश ना करना पड़ जाए, ये भी हमें देखना पड़ेगा। इस बात के संग हम आज की आलोचना जो है, आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। तो हम एक मिनट और ले रहे हैं आपको अंकित जी। अन्ना टीवी के साथ साथ हम अंकित जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने आपके जो ये इंटरव्यू से नेपाल भारत संबंध का एक अच्छा विकास होगा, भारत के जो मित्र हैं उन्हें भी नेपाल के बारे में जानकारी होगी, और नेपाली लोग भी खुशी होंगे जो भारतीय टीवी में भी कोई नेपाली युवाओं को आप मौका दे रहे हैं काम करने, अपना बात रखने के लिए। तो आपके टीवी के थ्रू मैं ये बात रखना चाहता हूँ, जो अन्ना टीवी भी हमारा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के साथ में जुड़ा हुआ है। कभी भी आपको ये जानकारी मिले जो हमारा यूथ एक्सचेंज का प्रोग्राम हो रहा हो, तो आप अन्ना टीवी को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारे प्रोग्राम्स के बारे में मालूम होगा, और कभी भी आपको इसके बारे में कुछ समझना है और इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि इससे बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। साथ मिलके एक अच्छा विश्व बनाए, एक साथ मिलके हम वेल ह्यूमन बीइंग स्ट्रॉन्ग कर सके, और सारे पृथ्वी को जो है सो हरा भरा रख सके, और आगे के जनरेशन को भी इस प्लानेट का लुत्फ दे। प्लानेट के वजह से हम हैं, इस अर्थ के वजह से हम हैं, हमारे वजह से अर्थ नहीं है। तो इसके लिए अर्थ को, ये विश्व को हमें बचाना जरूरी है। आप पर्यावरण संरक्षण करें, और हमारा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के साथ में भी जुड़े। ये कहते हुए मैं फिर से अन्ना टीवी और अंकित सरकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य टीवी के स्क्रीन पे। थैंक यू।